क्या बताया था? तो बोहर एटॉमिक मॉडल हो गया था। आवाज़ आ रही पीछे? सो बोहर एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π वैल्यू होगा या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो दीज ऑर्बिट्स आर ओनली द अलाउड ऑर्बिट्स। ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं के एल एम। इलेक्ट्रॉन जब तक किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हैंस जब तक इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो अपनी एनर्जी ना तो लूज़ करेगा ना गेन करेगा। हैंस वो इनफाइनाइट टाइम तक इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। जैसे प्लैनेट्स स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वो सन के पास नहीं जाते बिकॉज वो ऑर्बिट जो है वो स्टेशनरी है। सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन, बट वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो एनर्जी गेन करके वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है। लेकिन जब वो किसी हायर ऑर्बिट पे जाएगा तो वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो केवल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिससे वो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट पे प्रमोट होता हो। तो वो एक फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो उसको यहाँ पहुँचाती हो, वो उन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा जिसके कारण वो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं आता हो, बिकॉज यहाँ पर स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं थे। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट एब्जॉर्ब दैट वेवलेंथ, जो भले ही इस इंसिडेंट रेडिएशन में हो। इस इंसिडेंट रेडिएशन में λ1, λ2, λ3 बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती थी। इट विल एब्जॉर्ब पर्टिकुलरली दिस वेवलेंथ और दिस वेवलेंथ और दिस वेवलेंथ टू गेट प्रमोटेड। हैंस द एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल शो only absence of certain wavelength, hence absorption spectrum will be a line spectrum. Similarly, when electron will return back to their ground state, it will release the same wavelength only, hence emission spectrum will also be a line spectrum. So this is Bohr atomic model. कोई डाउट है इसमें? पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसमें कोई प्रॉब्लम है? पाथ डिफरेंस, अगर दो लाइट रेस किसी पॉइंट से चलती है और एक लाइट रे अलग डिस्टेंस ट्रेवल करती है और एक लाइट रे अलग डिस्टेंस ट्रेवल करती है यहाँ मीट करने के लिए, ये वाली लाइट रे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक वेव आगे रहेगी और एक वेव पीछे रहेगी। तो ये जो डिफरेंस रहता है दैट इज़ कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अगर ये पाथ डिफरेंस कंप्लीट एक लैम्डा का है, ये पाथ डिफरेंस कंप्लीट 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, तो भी ये वेव सेम फेज में ही रहेंगी। ये पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा का हो गया तो भी ये वेव सेम फेज में रहेंगी। इसका क्रीस्ट है, इसका भी क्रीस्ट है। तो when the path difference of the two waves is integral multiple of lambda, then the waves will be in same phase. waves same phase में रहती हैं, hence जब वो मीट करती हैं तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती हैं। लेकिन अगर इन वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 हुआ कि ये जो वेव आगे है ये इससे आधी वेव आगे है, तो पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 है। या फिर ये तो एक कंप्लीट वेव का पाथ डिफरेंस हो गया, या तो वो वेव हाफ लैम्डा आगे हो और या फिर वो 3 λ/2 आगे हो। मतलब व्हेन द पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ मीट करने पर, क्योंकि तब वो अपोजिट फेज में रहनी है। इसका क्रीस्ट आ रहा है, इसका ट्रफ आएगा, इसका यहाँ ट्रफ आ रहा है, इसका यहाँ क्रीस्ट आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस कितना है उस बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स का होता है। और ये पाथ डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? जब इस स्लिट से, इस बारीक से स्लिट से ये वेव्स डिफ्रेक्ट होती तो अलग अलग एंगल पे मुड़ती हैं। तो जो वेव कम ज़्यादा एंगल से मुड़ेगी वो ज़्यादा पाथ ट्रेवल करेगी, जो नहीं मुड़ी या कम मुड़ी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी स्क्रीन पे पहुंचने के लिए। तो डिफ्रैक्शन के कारण पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा।
स्क्रीन पर वो वेव्स जाकर इंटरफेयर करेंगी। और कोई दिक्कत? वो बात अलग है, दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट हुई तो जनरली मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं एक ही वेवलेंथ वाली डिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए। और कुछ? क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है या उसमें एब्जॉर्ब होती हैं तो ऐसा कंटिन्यूस नहीं होता है, एनर्जी जो रहती है वो कंटिन्यूसली नहीं निकलती है। दिस इज कॉल्ड वेव नेचर। वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ क्वांटा। तो एक पैकेट में कितनी एनर्जी होगी वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ई इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू और ई इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। इस तरह से जो टोटल एनर्जी इस बॉडी से निकलेगी वो इन पैकेट्स के फॉर्म में निकलेगी। तो नंबर ऑफ पैकेट्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ वन पैकेट विल बी द टोटल एनर्जी इमिटेड। तो ये नंबर ऑफ क्वांटा है। बेटी प्लीज, जब हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो वेव की होती है। द लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम फिर कैसे बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल नेचर है? दरअसल फ्रीक्वेंसी और वेव लाइट एक फिनोमिना है, लाइट एक फिनोमिना है और हम इसकी किसी प्रॉपर्टी को वेवलेंथ कहते हैं। इन वेव थ्योरी उस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? लेंथ ऑफ वन वेव। एंड इन पार्टिकल थ्योरी उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? लाइट की वो प्रॉपर्टी जिस पर उसकी एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, E इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। हालांकि यहाँ पर भी नाम इसको क्या दे रहे हैं? वेवलेंथ। पार्टिकल थ्योरी है मगर इसको नाम क्या दे रहे हैं? वेवलेंथ। इसी प्रकार से लाइट की वो प्रॉपर्टी जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इन वेव थ्योरी उसका मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। बट इन पार्टिकल थ्योरी उसका मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड बाय अ क्वांटा इज प्रोपोर्शनल टू दैट। मतलब ये तो लाइट की प्रॉपर्टी है ना, आपने वेव थ्योरी में उसको फ्रीक्वेंसी बोल रखा है या वेवलेंथ बोल रखा है, बट प्रॉपर्टी थोड़ी ना बदल जाएगी, प्रॉपर्टी तो वही है। तो नाम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ही यूज़ करते हैं। जैसे इंटेंसिटी, अगेन इंटेंसिटी जो है लाइट की एक प्रॉपर्टी है। एक लाइट कितनी इंटेंस है, कितनी डार्क है, कितनी गहरी है, वो उसकी इंटेंसिटी है। अब पार्टिकल थ्योरी में हमने उसको क्या नाम दे रखा, मीनिंग क्या दे रखा है उसका? नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड पर यूनिट एरिया। जबकि वेव थ्योरी में उस इंटेंसिटी को नाम क्या दे रखा है? द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो वैसे ही ये लाइट की प्रॉपर्टीज हैं। सो द डेरिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। सपोज एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स हैं। एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स हैं, लेकिन बाहर केवल एक इलेक्ट्रॉन है। द बोर एटॉमिक थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स। बोर एटॉमिक थ्योरी की एक लिमिटेशन है कि ये केवल यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर एप्लीकेबल है। यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन जिसके बाहर केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है। हीलियम पर यह थ्योरी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। क्यों? हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हीलियम द सेकंड सिंपलीस्ट एटम ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हो गया। बोर एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है वो केवल यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर एप्लीकेबल होते हैं। तो बोर थ्योरी विल बी एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन रहता है। बट बोर एटॉमिक थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हीलियम क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाउएवर हीलियम 1+ आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा, इस पर बोर थ्योरी एप्लीकेबल है बिकॉज अब ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। इसी प्रकार से लिथियम एटॉमिक नंबर 3 न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
लिथियम पर बोर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं रहेगी, मगर किस पर बोर थ्योरी एप्लीकेबल रहती? लिथियम 2+ आयन पर, जिसके कि 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेते। लिथियम के 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो लिथियम 2+ आयन है, इस पर बोर थ्योरी एप्लीकेबल रहेगी। तो ऐसे सारे आयन्स जो हाइड्रोजन एटम के जैसे हैं, इन व्हाट सेंस ये हाइड्रोजन एटम जैसा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ये हाइड्रोजन के जैसा है। दीज आयन्स आर कॉल्ड हाइड्रोजेनिक आयन्स। दीज आयन्स आर कॉल्ड हाइड्रोजेनिक आयन्स। जैसे बेरिलियम 3+ आयन, मतलब कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z हो, उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो वो हाइड्रोजेनिक आयन बन जाएगा। कोई एटम का एटॉमिक नंबर अगर Z हो तो उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो वो हाइड्रोजन के जैसा आयन बन जाएगा, Z-1 पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजेनिक आयन। तो बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजेनिक आयंस। बोर थ्योरी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजेनिक आयंस पर एप्लीकेबल होती है। तो वी विल कंसीडर हियर अ हाइड्रोजेनिक आयन जिसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने भी हो सकते हैं। तो सपोज एक हाइड्रोजेनिक आयन है जिसके न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, बाहर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वह न्यूक्लियस के आसपास किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में, R रेडियस वाले किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। यह न्यूक्लियस के आसपास R रेडियस वाले स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना तो ये न्यूक्लियस के पास जा रहा है ना ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। सपोज इस इलेक्ट्रॉन का मास है m और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, तो एक m मास वाला इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से r रेडियस वाले स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ना तो न्यूक्लियस के पास आ रहा ना दूर जा रहा है। व्हाट डज इट मीन? कि इस इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है। इस इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है। वो फोर्स जो इसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है और वो फोर्स जो इसको बाहर की तरफ ले जा रहा है, वो दोनों फोर्स इसके ऊपर इक्वल लग रहे होंगे। भाई या तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज है, हैंस न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब बाहर की तरफ इसके ऊपर एक बराबर फोर्स लग रहा है। सो ये इलेक्ट्रॉन वहीं पर रिवॉल्व करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स ये न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सपोज Q1 Q2 दो चार्ज बॉडीज हैं और इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो भी इन दोनों का केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड बस चाहिए होता है। ये फोर्स अपने आप अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। और अगर ये दोनों सेम चार्ज वाले हैं तो ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, तब भी चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स, वेयर दिस K इज कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K जो है
ये अनदर कांस्टेंट होता है 1/4πε0, पर अपन उसको k ही लिखेंगे। इस k की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ k इज 1 इन CGS यूनिट, द वैल्यू ऑफ k इज 9 × 10⁹ इन MKS यूनिट्स। इस कांस्टेंट k की वैल्यू CGS यूनिट में 1 होती है और MKS यूनिट में 9 × 10⁹ होगी। तो दिस इज कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, हेंस इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की तरफ लगने वाले फोर्स को हम ये वाले फोर्स के एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? न्यूक्लियस की तरफ जो लग रहा है वो होगा Q1 Q2/r²। Q1 क्या है? Z इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, उसका केवल मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अंदर की तरफ फोर्स, न्यूक्लियस पे चार्ज Z × E, वेयर E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बट उतना ही मैग्नीट्यूड होता है किसका? प्रोटॉन के चार्ज का, तो उसको भी E से ही बताएंगे। मल्टीप्लाइड बाय E, Q1 Q2 के Q1 Q2/r²। ये इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया कि Q1 Q2/r²। जो Q1 क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज, और Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मगर ये इक्वलाइज है किससे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अगर एक m मास वाला पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस वाले सर्कल में रिवॉल्व करता है तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लगेगा mv²/r। F = k Q1 Q2/r²। उसमें तुम्हारा Q1 क्या है? न्यूक्लियस, तो उसके पास Z प्रोटॉन्स का चार्ज है, और Q2 क्या है? अकेला इलेक्ट्रॉन, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये k Ze × E/r²। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा था और बाहर की तरफ जो उसको फेंक रहा था वो mv²/r फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होगा। इसको याद रख लें डिराइव करने के बजाय। ये एक r से ये एक r कट गया और ये E × E हो गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया? कि Ze²/r = mv²। तो जब इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल किए गए तब एक इक्वेशन आई कि Ze²/r = mv²। इस इक्वेशन के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन v है। मगर प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको ये k की वैल्यू पता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z पता है, आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता होती है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मगर रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं पता है। इसी प्रकार से इस इक्वेशन से रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट निकाल लेते, मगर प्रॉब्लम क्या आती? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट नहीं पता है। मीन्स इक्वेशन एक है और अननोन दो हो गए। दैट्स वाई वेलोसिटी या रेडियस इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। देन यहाँ पर बोर थ्योरी आती है। चूंकि यह ऑर्बिट एक स्टेशनरी ऑर्बिट है तो इस ऑर्बिट पर एक इक्वेशन तो ये एप्लीकेबल है कि Ze²/r = mv², मगर इस ऑर्बिट पर एक इक्वेशन और एप्लीकेबल है, mvr = nh/2π। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास केवल उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब आपके पास एक इक्वेशन और आ गई। नाउ यू कैन कैलकुलेट आइदर v और r। हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की तो इस इक्वेशन में से किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? r को। तो इस इक्वेशन से r की वैल्यू v के टर्म्स में निकाल के यहाँ रिप्लेस कर दें। इक्वेशन 2 से r की वैल्यू क्या आएगी? nh/2π mv।
इस r की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें, तो के जेड स्क्वायर अपॉन आर की जगह लिख देंगे ये NH अपॉन 2 पाई एम वी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, 2 पाई एम वी ऊपर चले जाएगा तो 2 पाई एम वी इंटू के जेड स्क्वायर अपॉन NH इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, जिसमें से ये एक v इससे कट जाएगा और एक m इससे कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म बची दैट इज 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH, जिसमें कि सारे नॉन टर्म्स हैं। तो बाय यूजिंग बोर एटॉमिक थ्योरी न केवल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया जा सकता है, बल्कि मैथमेटिकली भी चीज़ें डिराइव की जा सकती है। बोर एटॉमिक थ्योरी को यूज़ करके एटम के स्ट्रक्चर को न केवल थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया गया, बल्कि मैथमेटिकली भी एटम के लिए ये चीज़ें पैरामीटर डिसाइड कर लिए गए। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट इनटू प्लैंक कांस्टेंट। 2 पाई के जेड ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच ये सारी वैल्यू पता है। अच्छा, इन सारी वैल्यूज़ में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH, इनमें से वेरिएबल टर्म कौन सी है? बस N और Z। अगर वो हाइड्रोजन एटम है तो Z1 होगा, अगर वो हीलियम 1+ आयन है तो Z2 होगा, अगर वो लिथियम 2+ आयन है तो वो Z3 होगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो N1 होगा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो N2 होगा। मतलब वेरिएबल टर्म केवल ये Z और N है, बाकी के सब फंडामेंटल कांस्टेंट है। तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन H, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन H, ये सारे कांस्टेंट टर्म्स को पहले से ही कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इनका एक फैक्टर निकाल लिया जाता है, दैट इज 2.16 इंटू 10⁶ इंटू Z अपॉन N मीटर पर सेकंड। ये फार्मूला ज़्यादा इजी है याद रखने में और अप्लाई करने में, बिकॉज जो कांस्टेंट टर्म थी उनको ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया गया है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी इक्वल्स टू 2.16 इंटू 10⁶ इंटू Z अपॉन N मीटर पर सेकंड होती है। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? 2.16 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। बिकॉज हाइड्रोजन एटम है तो Z1 होगा और फर्स्ट ऑर्बिट है तो N1 होगा। तो हाइड्रोजन एटम, अब आप ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं, हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम होता है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, जिसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन 2.16 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से रिवॉल्व करता रहता है। हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? 2.16 इंटू 10⁶ इंटू 1, हाइड्रोजन एटम है इसलिए 1 अपॉन, मतलब ये क्या है, ये वाली टर्म क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। कोई भी एटम हो, उस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी ये होगी, क्योंकि उसके लिए N1 होना है। मतलब हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन n। velocity of electron in any nth orbit of that atom will be equal to velocity of electron in first orbit of that atom upon n। मतलब एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि न्यूक्लियस के आसपास फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उसका हाफ होती है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उसका 1/3 होती है, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उसका 1/4 होती है। मतलब हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाती है। तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट घूमता है, न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन स्लो घूमता है।
मतलब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या होता, स्टेशनरी होता। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस से इनफाइनाइट ऑर्बिट पे 0 होगी। n को इन्फिनिटी रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा। सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड। तो अल्टीमेटली ये डेरिवेशन में क्या किया, न्यूक्लियस के आसपास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर पहले सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल किए, जिससे आपको इक्वेशन 1 मिली। उस इक्वेशन 1 में बोहर इक्वेशन से रिप्लेसमेंट कर दिया तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अगर आपको रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट चाहिए था तो क्या करना था, या तो यहाँ से v की वैल्यू r के टर्म्स में निकालते और v को रिप्लेस करते ताकि v हट जाता, मगर यहाँ v का स्क्वायर है। या एक काम करो, v की वैल्यू तो ये आई गई है ना, v की वैल्यू को इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके यहाँ रिप्लेस कर दो, या इस v की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दो। यहाँ एक v है ना, यही रिप्लेस कर देते हैं। तो v की वैल्यू को v की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दें। इक्वेशन 2 क्या है, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो m तो लिखेंगे, v की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच इंटू आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये लिख दिया एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इसमें r यहीं रहेगा, एन एच इधर चला जाएगा और बाकी चीज़ें नीचे जाएंगी। तो r क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 पाई से पाई मल्टीप्लाई होकर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, जिसमें सारी नॉन टर्म्स है। तो बाय यूजिंग बोर एटॉमिक थ्योरी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ एनी स्टेशनरी ऑर्बिट दोनों निकाले जा सकते हैं। और इसमें भी अगर देखा जाए तो केवल n और z बस वेरी करेगा, बाकी के सारे फंडामेंटल कांस्टेंट है। तो इस n और z को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लें। तो रेडियस ऑफ एनी स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी 0.529 इन पूरे टर्म्स, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट आता है 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर आता है। लेकिन 10 टू द पावर -10 मीटर को क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट्स बता देते ठीक रहता है। तो द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होगा और N1 होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। मतलब हाइड्रोजन एटम को अब आप ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है जिसके आसपास 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस वाले रेडियस वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है 0.529 एंगस्ट्रॉम रेडियस वाले ऑर्बिट में। दिस इज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज Z तो 1 ही रहना है, लेकिन सेकंड ऑर्बिट के लिए N 2 हो जाएगा तो वो उसका स्क्वायर है, तो 4 हो जाएगा। मतलब अगर 0.529 अपॉन Z
ये टर्म को हम देखें तो n1 होने पर बस ये टर्म बचती, मतलब रेडियस ऑफ एनी nth स्टेशनरी ऑर्बिट क्या रहता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर। रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ दैट एटम और आयन इनटू n स्क्वायर। किसी भी एटम या आयन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इनटू n स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर फर्स्ट ऑर्बिट रहता है, सेकंड ऑर्बिट कहाँ रहेगा उससे 4 टाइम्स डिस्टेंस पर, थर्ड ऑर्बिट कहाँ रहेगा उससे 9 टाइम्स डिस्टेंस पर। मतलब किसी एटम में जो ऑर्बिट रहते हैं वो इक्वी डिस्टेंट रहते हैं या घटती हुई डिस्टेंस वाले रहते हैं या बढ़ती हुई डिस्टेंस वाले रहेंगे। ये n के स्क्वायर के कारण ऑर्बिट बढ़ते हुए गैप वाले रहेंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में जितना गैप रहेगा, सेकंड और थर्ड के बीच में वो गैप ज़्यादा होगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में वो गैप और ज़्यादा होना है। जितना दूर वाला ऑर्बिट होगा वो उतना ज़्यादा दूर जाके लगेगा। जैसे 8th ऑर्बिट जो रहता वो 8 स्क्वायर पे जाके लगता, 64 टाइम ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके लगता। तो ऑर्बिट्स के बीच में सक्सेसिव डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ती जाती है, लेकिन वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की लीनियरली ऐसे कम होती है। फर्स्ट में वेलोसिटी v है तो सेकंड में v/2 हो जाएगी, थर्ड में v/3 हो जाएगी, फोर्थ में v/4 आएगी, क्योंकि वेलोसिटी के फार्मूले में केवल n था जबकि रेडियस के फार्मूले में n स्क्वायर था। इस तरह से एक एटम का स्ट्रक्चर अब आप ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते कि बजाय अब आप बोहर मॉडल के हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर ऐसा बनाने के बजाय आप एटम का स्ट्रक्चर ऐसा लिखेंगे तो बेहतर होगा। बात समझे कि आपने यहाँ ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस बढ़ाते गए हैं, ये नहीं है, ये इक्वी डिस्टेंट ऑर्बिट है। मतलब जो फार्मूलेज आप डिराइव करते हैं उन फार्मूलेज को एनालाइज भी करते आना चाहिए कि इन फार्मूलेज के कारण क्या चीज़ें बदलेंगी और कैसे बदलेंगी। मैक्सिमम खेल ये एनालिसिस का ही है। जेई मेंस और एडवांस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बात के आते हैं कि जो थ्योरी आपने पढ़ी है उससे जो इक्वेशंस आई हैं उनका एनालिसिस आपने कितना किया है। यदि आप इन मैथमेटिकल इक्वेशंस का प्रॉपर एनालिसिस करके कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं। इजी क्वेश्चन कौन से होते हैं जिनमें केवल ये पूछ लिया जाता है कि लिथियम 2+ आयन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। आपने लिथियम 2+ आयन है इसलिए Z3 हो गया और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना तो N3 हो गया और फार्मूला रख के निकाल लिया। लेकिन दूसरे क्वेश्चन आते हैं जो आपको इसका एनालिसिस पूछते हैं, इसका एनालिसिस वाला पार्ट कि लिथियम का थर्ड ऑर्बिट लिथियम के सेकंड ऑर्बिट से कितने ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस दूरी पे लगेगा, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा इसके कारण। इसी प्रकार से तो हाइड्रोजन एटम या किसी भी एटम में आप न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे रिवॉल्व करेगा और वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आप पता कर सकते हैं। फार्मूले आपको दिए रहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, calculate the velocity of electron, and radius of stationary orbit. Calculate the velocity of electron and radius of stationary orbit. In fourth orbit of helium 1+ ion. Calculate the velocity of electron and radius of stationary orbit in fourth stationary orbit of helium 1+ ion.
हीलियम 1+ आयन के फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट और वहाँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो हीलियम 1+ आयन के फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। रेडियस इक्वल टू 0.529 इंटू n² होता है। तो रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1+ आयन विल बी एंगस्ट्रॉम। और अब जो भी आता हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट होता है 2.16 इंटू Z/n मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.16 इंटू Z कितना होगा 2 और फोर्थ ऑर्बिट है तो 2.16/2 इंटू 10⁻6 भी था। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन थे जिसमें फार्मूला बस लगाना था रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट का और वेलोसिटी का। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर सेकंड? How many revolutions per second? How many revolutions per second made by electron in that orbit? How many revolutions per second made by an electron in that orbit? उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने रिवॉल्यूशन करेगा? अभी हमने क्या निकाला? हीलियम 1+ आयन के फोर्थ ऑर्बिट में उसका रेडियस और वहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दोनों निकाल लिया। अब पता करना है न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में न्यूक्लियस के आसपास कितने रिवॉल्यूशन करेगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, जिसको हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितने रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी है रिवॉल्यूशन करने की। फार्मूला क्या लगाएंगे? हाँ जी, क्या चीज? सरकमफरेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। उसका उल्टा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड मतलब वेलोसिटी अपॉन सरकमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, वेलोसिटी अपॉन 2πr। क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी? 1 सेकंड में ट्रेवल टोटल डिस्टेंस, और 2πr क्या होगी? एक रिवॉल्यूशन में ट्रेवल टोटल डिस्टेंस।
एक रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक कंप्लीट सरकमफरेंस, और एक सेकंड में वो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर विल बी द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। इस तरह से कई बार कुछ फार्मूले आपको नहीं दिए रहते, कुछ फार्मूले आपको नहीं बताए रहते, लेकिन अपने रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिटर और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला अगर पढ़ा है तो हम अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड का फार्मूला। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन टोटल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन में उसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो एक सेकंड में वो ऐसे कितने पार्ट रख सकता है, तो वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। इसी का रिवर्स कर दें तो क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके यूनिट टाइम की यूनिट हो जाएगी। तो ये टर्म क्या होगी, द टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन। द टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन करने में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लगाएगा। तो कुछ फॉर्मूले जो होते हैं वो अंडरस्टूड रहते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं रहती है, आप अपने हिसाब से उनको जनरेट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग बोर एटॉमिक थ्योरी, न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट निकाला जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट स्टेशनरी ऑर्बिट निकाला जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने रिवॉल्यूशन करेगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगाएगा, ये सब निकाला जा सकता है केवल इस पॉस्टुलेट के कारण, mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। क्योंकि ये फार्मूला तो लॉज ऑफ मोशन अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल किए हैं। तो ये पूरे डेरिवेशन का ओरिजिन जो है इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल करके ये इक्वेशन ले आएंगे। वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कूलम्स लॉ से आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r होता है। इक्वेशन आ गई, इसमें रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन से वैल्यूज़ को, तो ये सारे डेरिवेशन हो जाएंगे। बाय यूजिंग बोर एटॉमिक थ्योरी, न केवल न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं, बल्कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी, ये सब भी निकाला जा सकता है। तो बाय यूजिंग बोर एटॉमिक थ्योरी, न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालना। इक्वेशन 1 को लिखा रहने देते हैं, और रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स कितना आया, n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z²। रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ये आया। आपको न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है, आपको न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना है। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नहीं mgh नहीं, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है हमेशा। हर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी क्या, mgh पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे वैसे तो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ की ग्रेविटी के कारण किसी सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी आप बोलते हो mgh, बट क्या ये इलेक्ट्रॉन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है, ये उस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना होकर न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपको वो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। हाँ जी, mgr, भाई इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी है, तो ग्रेविटी तो लगेगा ही नहीं यहाँ। इस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को
न्यूक्लियस से दूर ले जाते हैं, सपोज वो न्यूक्लियस के पास है और आप दूर ले जाते हैं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो वर्क होगा ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जितना डिस्टेंस पे वो रखा है। तो फोर्स कितना लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वेयर, और कितनी डिस्टेंस पर ये रखा है आर, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर विथ माइनस साइन। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर होगी। फोर्स का भी कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ अपन ने पढ़ा है ना। फोर्स कितना होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, फोर्स कितना होता है जो उसको अंदर खींच रहा होता है, दैट इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फोर्स था ये के Q1 जेड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स था मल्टीप्लाइड बाय जितने डिस्टेंस पर है वो, ये वर्क हो जाएगा। तो यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो के Q1 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होगी विथ माइनस साइन। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, दरअसल ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जब दूर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इसको दूर ले जाने में। जैसे जैसे आप इसको वर्क करते जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा, और मैक्सिमम वर्क जब आप इस पर कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आ चुका होगा। मगर जब ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आ चुका होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस न्यूक्लियस, तो इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो, बिकॉज इसके कारण इस पर कोई फोर्स ही नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और इस न्यूक्लियस के कारण उस पर कोई फोर्स ही नहीं है, तो इस न्यूक्लियस के कारण इस पर पोटेंशियल ज़ीरो है। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस से दूर जाने पर बढ़ती है लेकिन इन्फिनिटी पे ज़ीरो होती है। ऐसा तभी हो सकता है जब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो। कोई ऐसी क्वांटिटी जो बढ़कर ज़ीरो हो वो नेगेटिव क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती तो वो बढ़कर ज़ीरो, वो इन्फिनिटी होती, मगर वो बढ़ते 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 ज़ीरो नहीं हो सकती थी। एक सिग्निफिकेंस तो ये है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस से दूर जाने पर बढ़नी चाहिए और बढ़ते बढ़ते ज़ीरो होनी चाहिए, देन वी मस्ट गिव द साइन नेगेटिव टू दिस एनर्जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, इसीलिए उसको दूर ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जब वो बाउंड नहीं रहेगा तो ज़ीरो रहेगी। तो ये नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है। तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ गई। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है और न्यूक्लियस से दूर जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते ज़ीरो होनी चाहिए, इसलिए यह नेगेटिव है। दूसरा, ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर क्यों आया, क्योंकि ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस था। समझ गए? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? बाय इक्वेशन 1 mv स्क्वायर क्या था, क्या जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो हाफ mv स्क्वायर क्या होता, हाफ mv स्क्वायर क्या होता, हाफ mv स्क्वायर आएगा हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इस बात से एक चीज तो क्या पता लगती है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ होती है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी
उसकी पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ होती है विथ अपोजिट साइन। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। बट मतलब न्यूक्लियस के आसपास कहीं पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर x है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी है? -2x। न्यूक्लियस के आसपास किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर x जूल है तो वहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी -2x जूल होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाफ इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या उल्टा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी डबल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ नेगेटिव साइन। हेंस इस प्रकार से टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या जाएगी? -हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिट में -हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर आती है विथ नेगेटिव साइन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी में नेगेटिव रहती है, कारण वही है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, दूर जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है मगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते 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 जीरो हो जाती है, तो टोटल एनर्जी भी जीरो रहनी है। न्यूक्लियस से इनफाइनाइट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जीरो रहनी है। ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसको नेगेटिव साइन दें। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर रहती है विथ नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से डबल होती है विथ नेगेटिव साइन। तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है x जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी -2x, तो टोटल एनर्जी होगी -x जूल। तो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हुए एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। मगर एनर्जी का ये एक्सप्रेशन में आर की टर्म है, तो क्यों ना आर की इस टर्म को सारे नॉन वेरिएबल के टर्म्स में रिप्लेस कर दें। आर की उस टर्म को सारे नॉन वेरिएबल के टर्म्स में रिप्लेस कर दें, तो एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या? -हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई थी? n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। तो ये 2 से ये 4 कट गया, बाकी कोई चीज़ कटेगी नहीं बल्कि और मल्टीप्लाई होंगी। तो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी क्या जाएगा? फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी क्या आ गया? -हाफ तो गया, ये k से k मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 बचा था 4 कट के, -2 स्क्वायर m e⁴ k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। -2 स्क्वायर, 2 ये रहा, पाई स्क्वायर m e⁴ e स्क्वायर और e स्क्वायर मल्टीप्लाई हुए, e⁴ k स्क्वायर, k और के मल्टीप्लाई हुए z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो न्यूक्लियस के आसपास एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में -2 स्क्वायर m e⁴ k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर होगी। अगेन इसमें भी वेरिएबल टर्म केवल कौन सी है? z और n। उनको हटाकर बाकी सब का एक फैक्टर बना लें तो वो फैक्टर बनता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारे फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक नया फैक्टर बनता है, दैट इज 13.6। तो न्यूक्लियस के आसपास हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप हाइड्रोजन एटम को और बेहतर जानते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है, जिससे 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन
2.16 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है, जहां पर उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वहां उसकी काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। टोटल एनर्जी -13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, +13.6, तो पोटेंशियल क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड का डबल। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो दिस इज द हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इसकी यूनिट अपन ने ली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की अलग अलग यूनिट होती है। एनर्जी की MKS सिस्टम की यूनिट क्या है, एनर्जी की MKS सिस्टम की यूनिट क्या है, जूल्स। जूल्स या जूल, यूनिट को कभी भी प्लूरल नहीं करते। 50 जूल्स नहीं बोलेंगे, 50 जूल ही बोलेंगे। यूनिट क्योंकि एक ही होती है ना, वो कितनी है वो तो बता रहा ना 50, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का रिलेशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। So the energy of electron in any stationary orbit is -13.6 into 1.6 into 10⁻⁻19 joule per atom into z square upon n square। तो अधिकतर क्वेश्चंस में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चल जाता है काम, बट इन सम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जूल में पूछी जा सकती है किसी ऑर्बिट में, तो वो फैक्टर से कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। या अर्ग में निकालना हो, 1 अर्ग 10⁻⁻7 जूल। 1 अर्ग एनर्जी होती है 10⁻⁻7 जूल CGS सिस्टम में, तो उसको रिप्लेस कर देंगे तो वो अर्ग में वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अगर Z को 1 रखें, अगर N को 1 रखें, अगर हम N को 1 रखते हैं किसी एटम के लिए, Z कुछ भी हो, N को अगर 1 रखते हैं तो वो टर्म क्या आती है, उस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। आप N को 1 रख रहे हो, Z तो जो है वो है, तो 13.6 इंटू Z स्क्वायर ये क्या है, उस एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन n स्क्वायर। nth ऑर्बिट में एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी अपॉन n स्क्वायर के बराबर होगी। मतलब हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, -13.6। तो सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, -13.6 अपॉन 4। तो थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, -13.6 अपॉन 9। फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, -13.6 अपॉन 16। ये n का स्क्वायर है, तो ये टर्म डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो स्क्वायर से बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे हमने वेलोसिटी के लिए एनालिसिस किया था कि वेलोसिटी जो है वो बाई n होती जाती है, इसी प्रकार से रेडियस का एनालिसिस किया था, वहाँ n का स्क्वायर न्यूमरेटर में आया था, तो 2 ऑर्बिट्स के बीच में गैप बढ़ता जाता था। ऐसे ही अगर हम सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का गैप की बात करें, अगर हम सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी के गैप की बात करें, तो एनर्जी का ये जो गैप है, अगर एनर्जी का एक गैप है बिटवीन 2 सक्सेसिव ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम, तो एनर्जी का गैप अगर इस ग्राफ में पिक्चराइज करें, सपोज ये एनर्जी का एक्सिस है, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, ये थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है, तो एनर्जी का ये गैप
कैसे होंगे? एनर्जी के ये गैप कैसे आएंगे? ऐसा अरेंजमेंट रखेंगे या ऐसा अरेंजमेंट रखेंगे या ऐसा अरेंजमेंट रखेंगे? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन? ऑप्शन आएगा ये बी। एनर्जी के गैप जो होंगे वो सक्सेसफुली बड़ी तेजी से कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम होंगे। ये नेगेटिव साइन की वैल्यू थी, मगर डिफरेंस तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? -13.6। सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? -13.6/4। तो डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अच्छा, यहाँ पर है -13.6/9। यहाँ डिफरेंस कम हो जाएगा अगर आप डिफरेंस लेंगे तो। ड्यू टू दिस स्क्वायर ऑफ n, द एनर्जी डिफरेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स। कोई दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स में एनर्जी के जो गैप होंगे वो तेजी से कम होते जाते। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसकी तुलना में सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी में इतना गैप रहता है। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी गैप बहुत कम रहता है सेकंड से। फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी गैप और कम रहता है। फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी गैप और कम रहता है। सिक्स्थ तो और भी पास रहता है। सेवंथ और भी पास रहता है। बल्कि ये गैप इतनी तेजी से कम होते हैं कि इनफाइनाइट ऑर्बिट भी यहाँ कहीं रहेगा। मतलब डिस्टेंस वाइज ये ऑर्बिट क्या होते हैं? डिस्टेंस वाइज ये ऑर्बिट दूर होते जाते हैं, मगर एनर्जी वाइज ये बहुत क्लोज होते जाते हैं। तो किसी एटम में सबसे हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिट कौन से रहेंगे? फर्स्ट और इनफाइनाइट। मैंने पूछा था सबसे हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिट कौन से रहेंगे। मैंने ये थोड़ी बोला था सबसे हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस वाले दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स कौन से रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन ऐसा देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट डिफरेंस वाले ऑर्बिट कौन से हैं? फर्स्ट और इनफाइनाइट, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी का गैप कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे समझ नहीं आ रहा क्या? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 और इनफाइनाइट ऑर्बिट में है 0। तो फर्स्ट और इनफाइनाइट ऑर्बिट में एनर्जी का गैप कितना है? 13.6। तो हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट और इनफाइनाइट ऑर्बिट में है, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस इन द टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स फर्स्ट और सेकंड में है। तो ड्यू टू दिस एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, ऑर्बिट्स का एनर्जी वाइज अरेंजमेंट ऐसा रहता है। इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी, तो एनर्जी -13.6, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी -13.6/4, थर्ड ऑर्बिट में -13.6/9। आप कैलकुलेटर से इनको चेक भी कर सकते हो कि ये गैप बहुत बड़ा रहेगा इससे और ये गैप बड़ा रहेगा इससे। बात समझ गए? तो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी निकाली जा सकती है। और वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट्स का एनर्जी वाइज प्लेसमेंट इस टाइप का रहता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इज -2π² m e⁴ k² z² / n² आता है। तो दिस वाज द सक्सेस ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर एटॉमिक थ्योरी को यूज करके न केवल आप थ्योरेटिकली एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बल्कि मैथमेटिकली भी ये सारे डेरिवेशंस कर पाते थे। ये भाई साहब का कहना है कि ये सारे फार्मूले याद रहना जरूरी है क्या? अरे बस वो क्या, सब याद रहना जरूरी है?
कुछ भी आ सकता है ना एग्जाम्स में तो, और मान लो याद नहीं है तो इसीलिए तो ये डेरिवेशन करना बता रहा हूँ कि कैसे आप डिराइव फिर कर सकते हैं। मान लो आपको फार्मूला याद नहीं है तो ठीक है, आप थोड़ा सा 2 मिनट उसमें ज़्यादा दो, फटाक से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेट करके आप पहले इक्वेशन 1 निकालो, फिर MBR से इक्वेशन 2 निकालो, पर कुछ तो याद रहना ज़रूरी ना। So these are the derivations regarding बोर एटॉमिक थ्योरी। तो बोर एटॉमिक थ्योरी को यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बोर एटॉमिक थ्योरी को यूज़ करके आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी तक तो हमने केवल क्या देखा था कि अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक थ्योरी किसी एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली वैसा क्यों होता है जैसा कि दिखाई देता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिर से देखते हैं। एक ट्यूब में प्योर हाइड्रोजन गैस को लिया, इलेक्ट्रिकली उसको बहुत ज़्यादा जब हीट करते हैं ताकि उसके सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए और हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में अंदर आ जाए। उसके बाद भी इसको हीट करते हैं, फिर बाद में जब इसको ठंडा करते हैं तब इससे रेडिएशन इमिट होती है। ये रेडिएशन स्क्रीन पर डिस्पर्स जब होती है प्रिज्म से, तो ये रेडिएशन स्क्रीन पर बारीक बारीक लाइंस का एक ग्रुप फॉर्म करती है। दिस ग्रुप ऑफ लाइन इज कॉल्ड सीरीज, और ऐसी कई सारी सीरीज स्क्रीन पर पाई गई। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज, ये सारी सीरीज पाई गई। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, बामर सीरीज विजिबल रीजन में थी, बाकी की ये सीरीज इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम है। ये बात बोर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हाँ, एटम के स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइंस क्यों आती हैं? वो लाइंस ग्रुप में क्यों रहती हैं? लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में क्यों आती है? बामर सीरीज विजिबल रीजन में क्यों आती है? इन सारी बातों को अभी बोर थ्योरी से नहीं देखा गया। लेट अस एक्सप्लेन दिस थिंग्स। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1/λ इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इस फार्मूले को ओबे करता था, और वो भी इस प्रकार से ओबे करता था कि यदि n1 और n2 दोनों इंटीजर हैं, वो वेवलेंथ यहाँ होगी। n1 या n2 में से किसी भी एक के फ्रैक्शनल होने पर जो वैल्यू ऑफ लैम्डा आएगी वो यहाँ नहीं होगी। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109678 पर सेंटीमीटर है, और n1 1 होने पर जो वेवलेंथ आएगी वो हमेशा लाइमन सीरीज में होगी। n1 2 होने पर जो वेवलेंथ आएगी वो हमेशा बामर में होगी, एंड सो ऑन। ऐसा क्यों होता है? इन सारी बातों का भी एक्सप्लेनेशन बोर थ्योरी में है। बोर थ्योरी कहती है कि ये इमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये क्यों आया होगा? जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से सपोज किसी लोअर एनर्जी लेवल पे नीचे आया, ऊपर कैसे गया था? वो एनर्जी लेकर हीट के फॉर्म में, फिर वो नीचे आया तब उसने अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट किया। चूँकि ये नीचे आने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है, तो वो रेडिएशन एक क्वांटा के फॉर्म में निकलेगी एनर्जी। इस क्वांटा की एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सपोज E2 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सपोज E1 है इस ऑर्बिट में, तो ये क्वांटा की एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी ऑफ दिस क्वांटा मस्ट बी इक्वल टू E2 माइनस E1। चूंकि ये क्वांटा की एनर्जी है, सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी इस क्वांटा की एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो? h न्यू E2 माइनस E1 के बराबर होगा। लेकिन ये E2 और E1 को क्या नहीं लिख सकते आप? h न्यू, क्योंकि ये क्वांटा की एनर्जी थोड़ी है। E2 और E1 तो किसकी एनर्जी है? ऑर्बिट की। बट हाँ, वो क्वांटा की एनर्जी उन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस से आ जाएगी, और हैंस आप उस क्वांटा की फ्रीक्वेंसी या उस क्वांटा की
वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वेवलेंथ वो होगी जो यहाँ स्क्रीन पे आपको मिल रही है, मगर चूंकि ये दोनों किसकी एनर्जी है, ऑर्बिट की, तो अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक थ्योरी वी कैन राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी। तो hc/λ E2 लेवल की एनर्जी क्या होगी तब, जबकि उसके लिए n(n2) है -2π² m e⁴ k²z²n2² और E1 ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी -2π² m e⁴ k²z²n1² ब्रैकेट ओपन कर ले तो ये हो जाएगा कितना, hc/λ = -2π² m e⁴ k²z²n2² प्लस 2π² m e⁴ k²z²n1² चीज़ों को रीअरेंज कर ले, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लें तो 2π² m e⁴ k²z²n1² को पहले लिख लिया क्योंकि वो पॉजिटिव साइन के साथ हो गया था। 2π² m e⁴ k²z²n2² अभी क्या करें, कॉमन निकाल लें। क्या क्या चीज़ कॉमन निकलेगी, 2π² m e⁴ k²z²h²। आपने अपने जीवन में इतने कॉमन नहीं निकाले होंगे कभी। 2π² m e⁴ k²z²h²। इससे तो बेहतर होता क्या कि आप बोलते अनकॉमन निकाल लें, क्योंकि अनकॉमन दो ही थे, n1 और n2। तो उस ट्रांजिशन में जो क्वांटा इमिट हुआ है उस क्वांटा के लिए एक्सप्रेशन आपने लिखा, द वेवलेंथ ऑफ द क्वांटा विल बी इक्वल टू दिस। ये h और c को भी यहाँ ले आए तो यहाँ h² है, 1/λ यहाँ बचेगा, hc यहाँ आ गया तो 2π² m e⁴ k²z²h³ इंटू 1/n1² -1/n2²। इसमें इस z को छोड़ दें तो बाकी सब फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं। हेंस द टर्म 2π² m e⁴ k²/h³ एक नया कांस्टेंट है एंड दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। एंड बाय यूजिंग बोर एटॉमिक थ्योरी द सेम फार्मूला कैन बी डिराइव्ड। which was obeyed by that hydrogen spectrum। बस यहाँ z² नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए वैसे ही z 1 होता, यही फार्मूला डिराइव हो जाता है। मगर फार्मूला डिराइव हो जाता है ये सक्सेस नहीं है कि बोर थ्योरी से ये फार्मूला डिराइव हो रहा है। सक्सेस क्या थी बोर की, द मेजर सक्सेस ऑफ बोर थ्योरी वाज व्हाट, द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटली रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109678 पर सेंटीमीटर आती है। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 109678 पर सेंटीमीटर एंड द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज हाउ मच, 2π² m e⁴ k²/h³c। और इनकी वैल्यू जब डालते हैं तो वो लगभग इतनी आती है, मतलब वो आगे के 5-6 नंबर तक मैच करती है, आखिरी के एक आध नंबर वाली मैच ना करे। द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेटेड बाय बोर थ्योरी वाज इन वेरी क्लोज एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू का इतना मैच करना बताता है कि ये थ्योरी सही है। 2π² m e⁴ k²/h³ इस थ्योरी से आ रहा है और एक्सपेरिमेंटली तो आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। तो इन बोर एटॉमिक थ्योरी द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 2π² m e⁴ k²/h³c। और ये जब आप सारे फंडामेंटल वैल्यू इनको सबको CGS यूनिट्स में रखेंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी।
Z इस डेरिवेशन से आया ना। मतलब ये जो फार्मूला है ये न केवल हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर देगा बल्कि हाइड्रोजनिक आयंस को भी एक्सप्लेन कर सकता है। ये Z यहां से आया था ना, ये Z कॉमन निकला था ना। So by using Bohr atomic theory, this formula can be derived for hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन, क्यों इसमें केवल वही लाइन होती थी जहां N1 और N2 इंटीजर होते थे। दरअसल यहाँ ये जो N1 N2 जिस फार्मूले में आए हैं इनका सोर्स कौन है? यहाँ N1 और N2 आने का सोर्स क्या है? अगर डेरिवेशन में पीछे जाकर देखें तो इसका सोर्स है एनर्जी का फार्मूला। ये N1 और N2 के आने का सोर्स है एनर्जी का फार्मूला, बट एनर्जी के फार्मूला में N1 N2 का सोर्स कौन है? N1 N2 का अल्टीमेट सोर्स पूरे डेरिवेशन जो आज अपन ने देखा उसका सोर्स है कौन? mvr इक्वल टू NH/2π। और बोर ने कहा ही है कि ये n इंटीजर होना चाहिए, वही स्टेशनरी ऑर्बिट बनेंगे। मतलब इस फार्मूले में N1 और N2 को इंटीजर होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि N1 और N2 दोनों के इंटीजर होने में ही एक ट्रांजिशन स्टेशनरी ऑर्बिट से स्टेशनरी ऑर्बिट होता है और वही अलाउड है। इस फार्मूले में N1 और N2 में से कोई भी एक फ्रैक्शन होना मतलब वो कौन से ट्रांजिशन को बताता है? एक नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट से, और वो नॉन अलाउड है तो वो वेवलेंथ हमारे वैसे ही नहीं रहनी है। नॉन हाइड्रोजनिक आयंस के जो स्पेक्ट्रम रहते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के। उनमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी काम करता है, वो एनर्जी को बदल देता है। तो वो स्पेक्ट्रम बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके होते हैं, उन पर बहुत थ्योरी नहीं लगती है। बाद में देखेंगे वो चीज़ कि उसके लिए क्या करना है, वैसे वो आपके कोर्स में ही नहीं है। तो एक बात तो ये समझ में आती है कि इस फार्मूले में N1 और N2 दोनों को इंटीजर क्यों होना चाहिए? Because in that condition only there will be an electronic transition which occurs from one stationary orbit to another stationary orbit. तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? ना केवल हम इस फार्मूले को प्रूव कर पा रहे हैं बल्कि अब तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम में अगर फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन आता तो स्क्रीन पर जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑन द स्क्रीन विल बी इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। उसकी वैल्यू आपको पता है, हाइड्रोजन एटम है तो 1 स्क्वायर इंटू आया कहाँ पे? फर्स्ट ऑर्बिट पे। कहाँ से आया? फोर्थ ऑर्बिट से, या जो भी क्वेश्चन में दिया है। मतलब आपको क्वेश्चन में अगर ये दिया है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे, तो दिस इज द हायर स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज द लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट, उसके कारण निकलने वाली वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं। So by using Bohr atomic theory we can explain hydrogen spectrum. उससे पूछ, उससे वो बताएगा, तो फिर उससे पूछ। तो by using Bohr atomic theory आप ये फॉर्मूले सारे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बातें अनएक्सप्लेन्ड है। ये बात तो समझ में आ गई कि ये स्पेक्ट्रल लाइन क्यों आई, ये बात समझ में आई कि इनके लिए N1 N2 इंटीजर ही क्यों होना चाहिए, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि इतनी सारी सीरीज कहाँ से बन गई और किसी भी सीरीज में इतनी सारी लाइंस क्यों हैं। तो अगेन लेट अस कंसीडर कि एक हाइड्रोजन एटम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था। सपोज हीट के कारण वो इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट पे चला गया। एक हाइड्रोजन एटम था
उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट पे हीट लेने के कारण मोमेंटरली चला गया, अब वो वापस पलट के आएगा वापस ग्राउंड स्टेट पे, तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्टेप में ही फर्स्ट ऑर्बिट पे आ सकता है, मगर ये भी हो सकता है कि बीच के स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे रुकता है, इट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो इन सारे क्वांटा इमिट होंगे, ये सारे क्वांटा इसके कारण इमिट होंगे। हालांकि एक एटम की बात करें तो कोई एक ही घटना हो सकती है, तो स्क्रीन पर केवल कितनी लाइन आनी चाहिए? अगर एक एटम की बात करें, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और नीचे आया, तो केवल एक लाइन आई या कुछ लाइनें आ सकती हैं, लेकिन उस ट्यूब के अंदर करोड़ों अरबों एटम है, हेंस ये सारे पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस उसमें होंगे। तो अगर करोड़ों अरबों एटम हैं और वो अपने सारे पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो किसी एटम के अंदर एनर्जी के जो लेवल्स हैं वो घटते हुए एनर्जी वाले हैं, घटते हुए एनर्जी गैप वाले हैं, ये अभी हमने बात की थी। किसी भी एटम के अंदर जो एनर्जी के गैप है वो घटते हुए एनर्जी गैप वाले हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। सपोज इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर सेवंथ स्टेशनरी ऑर्बिट पे चला गया है, अब उसके फर्स्ट ऑर्बिट पे आने के सारे पॉसिबल तरीके कौन कौन से? 7 से 1 या 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, या 7 से 6, 6 से 1, या 7 से 6, 6 से 4, 4 से 1, ऐसे बहुत सारे। अब वो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है और करोड़ों अरबों एटम है, किसी में कुछ हो रहा 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 है। तो सारी पॉसिबिलिटी, हालांकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी नहीं है, 7 से फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन के आने की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी पॉसिबिलिटी यहां होंगी। इलेक्ट्रॉन लौटेगा वापस फर्स्ट पे। ना इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट पे लौटना चाहता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन के लौटने, फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन के लौटने में मिनिमम एनर्जी कब निकलेगी? जब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से फर्स्ट पे लौटेगा? सेकंड से फर्स्ट पे, क्योंकि उसका एनर्जी गैप कम है। 7 और फर्स्ट का एनर्जी गैप ज्यादा है, इतना है ना, ये एनर्जी का लेवल बना रखा मैंने। 7 और फर्स्ट का एनर्जी गैप ज्यादा है, 6th और फर्स्ट का एनर्जी गैप कम है, 5th का और इसका और कम है, 3rd का और इसका कम है, 2nd का। द मिनिमम एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट पे ही आना है तो इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट पे आने के लिए मिनिमम एनर्जी निकलती है कब? जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे आता है। मगर ये एनर्जी गैप खुद इतना बड़ा है कि जब मैं इस एनर्जी गैप के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इस एनर्जी गैप के करस्पॉन्डिंग ये लैम्डा निकालूंगा, तो ये लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हाई एनर्जी वाले रीजन अल्ट्रावायलेट में आता है। मतलब इस ट्रांजिशन में निकलने वाला क्वांटा अच्छी खासी हाई एनर्जी रखता है और वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। कौन सा? ये क्वांटा, जो कि इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट पे आने का मिनिमम एनर्जी वाला रास्ता था। मतलब ये क्वांटा अगर अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रहा है, तब तो ये क्वांटा भी अल्ट्रावायलेट में आएगा और लो वेवलेंथ साइड। भाई इसकी एनर्जी से इस वाले क्वांटा की एनर्जी ज्यादा होनी है, और इसकी वेवलेंथ अगर अल्ट्रावायलेट में है तो इसकी वेवलेंथ तो और छोटी होगी, और ये भी अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा, और इस क्वांटा की एनर्जी और ज्यादा होगी, इस क्वांटा की एनर्जी और ज्यादा होगी, इस क्वांटा के पास एनर्जी और ज्यादा होगी, और हेंस ये सारे क्वांटा कौन से रीजन में आएंगे? अल्ट्रावायलेट रीजन में आएंगे। और ये सब स्क्रीन पर कौन सी सीरीज बना देंगे? लाइमन सीरीज। मतलब हम कह सकते हैं कि लाइमन सीरीज इज फाउंड बाय ऑल दोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस व्हिच अकर्स फ्रॉम एनी एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन के आने में मिनिमम एनर्जी जो निकलती है वो अल्ट्रावायलेट रहती है, तो बाकी सारी एनर्जीज अल्ट्रावायलेट रीजन में ही रहेंगी, बल्कि और लोअर वेवलेंथ साइड जाती जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट पे आता है, तो उस केस में वो कौन सी सीरीज बनती है? लाइमन सीरीज बनती है। हेंस
कौन सा ऑर्बिट फिक्स है? फर्स्ट ऑर्बिट फिक्स है, वहां आना है इलेक्ट्रॉन को। लाइमन सीरीज बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिट फिक्स है? फर्स्ट ऑर्बिट फिक्स है, इसलिए n1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। हालांकि n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। तो लाइमन सीरीज में कुल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? लाइमन सीरीज में कुल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? सपोज ये इनफाइनाइट से लेवल है यहीं पर, तो लाइमन सीरीज में कुल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? इन्फिनिटी माइनस 1। अरे सेकंड से फर्स्ट पे आता तो एक लाइन बोलते हैं ना, थर्ड से फर्स्ट पे आता है तो कितनी लाइन होंगी? थर्ड से फर्स्ट पे आने के कितने रास्ते हैं? थर्ड से फर्स्ट डायरेक्ट, या थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट। तो थर्ड ऑर्बिट से यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आता है तो कुल लाइंस कितनी निकाल सकता है? 3। उनमें से एक को तो आपने गिन लिया, 2 से 1, तो एक्स्ट्रा 2 लाइन है। तो in hydrogen spectrum the Lyman series is the series which is formed by all those electronic transitions which occur from any energy level to ultimately first energy level. Hence this complete series will occur in the ultraviolet region. This is the Lyman series. इसलिए इस फॉर्मूले में n1 हमेशा 1 होगा लाइमन सीरीज के लिए, n2 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी इंटीजर हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। तो लाइमन सीरीज पहली बात तो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। दूसरा, लाइमन सीरीज के लिए n1 हमेशा 1 होता है। ये वो सीरीज है जो हमेशा तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन फर्स्ट पे आए। अच्छा, लाइमन सीरीज में मिनिमम एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी? लाइमन सीरीज की मिनिमम एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी? सेकंड से 1। और लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी? इन्फिनिटी से 1। लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन होगी इन्फिनिटी से 1। किसी सीरीज की मिनिमम एनर्जी वाली लाइन उस सीरीज की फर्स्ट लाइन कहलाती है या अल्फा लाइन कहलाती है, और किसी सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन उस सीरीज की लास्ट लाइन कहलाती है या सीरीज लिमिट कहलाती है। तो लाइमन सीरीज की ये अल्फा लाइन है और लाइमन सीरीज के लिए ये सीरीज लिमिट है। क्यों सीरीज लिमिट? क्यों? अरे उस लाइन के बाद कोई लाइन थोड़ी आएगी, बिकॉज आपने इन्फिनिटी से वहां ले ली ना। उस सीरीज के बाद वो उसके बाद वो सीरीज नहीं रहेगी। तो लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन, सेकंड लाइन बीटा लाइन, थर्ड लाइन को कहेंगे गामा लाइन। ऐसे शुरू के 3-4 लाइन को अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोल देते हैं, या फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। उसके बाद में नंबर चलेगा और अप टू लास्ट लाइन सीरीज लिमिट। मतलब अगर आपको पता करना है कि लाइमन सीरीज की रेंज क्या होगी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, लाइमन सीरीज किस वेवलेंथ रेंज में पाई जाती है, लाइमन सीरीज किस वेवलेंथ रेंज में पाई जाती है, तो उसके लिए क्या करें? इस फॉर्मूले को यूज कर लें। इस फॉर्मूले को यूज कर लें। एक बार n1 को 1 रख के n2 को 2 रख दें तो आपको क्या मिल गई? अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और एक बार n1 को 1 रख के n2 को इन्फिनिटी रख दें तो आपको मिल गई। इस फॉर्मूले को 2 बार सॉल्व कर लें, एक बार अल्फा लाइन के लिए और एक बार सीरीज लिमिट के लिए। तो वो वेवलेंथ की एक रेंज आ जाएगी जिस रेंज में लाइमन सीरीज लाई करेगी। तो लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम और एनी एटम will be formed by all those electronic transitions which will occur from any energy level to first energy level. इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पे आता तो मिनिमम एनर्जी कब निकलती? थर्ड से सेकेंड। और मैक्सिमम एनर्जी कब निकलती? इन्फिनिटी से सेकेंड। इलेक्ट्रॉन जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सेकंड लेवल पे आता है तो मिनिमम एनर्जी निकलती है थर्ड से सेकंड में और मैक्सिमम एनर्जी निकलती है, और ये यहां से लेकर यहां तक
के जो क्वांटा निकलते हैं, बाकी सारे ट्रांजिशन जो बीच के हो रहे हैं उन सब में, ये जो सारे क्वांटा होते हैं, इन सभी क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो विजिबल रेंज में आती है। हेंस बामर सीरीज कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से सेकंड पे आता है। तो ये सब बामर सीरीज बनाता है। इसलिए बामर सीरीज के लिए N1 क्या होगा? बामर सीरीज के लिए N1 हमेशा 2 होगा। और बामर सीरीज की मिनिमम एनर्जी वाली लाइन कब आएगी? जब 3 से 2 आएगा। और बामर सीरीज की सीरीज लिमिट क्या आएगी? इन्फिनिटी से 2। तो बामर सीरीज कंप्लीट विजिबल रीजन में पाई जाती है। तो विजिबल रीजन में जब ये पाई जाएगी तो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो विबग्योर का वी इधर रहेगा और रेड इधर रहेगा, या वी इधर रहेगा, रेड इधर रहेगा? वी इधर रहेगा। कई बार ऐसा भी बोल देते हैं बामर सीरीज में फोर्थ लाइन फ्रॉम द रेड एंड, रेड एंड से फोर्थ लाइन, मतलब कहां से कहां तक? बामर सीरीज के रेड एंड से फोर्थ लाइन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आना चाहिए? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 6 से 2। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पे लौटता है तो एक नई सीरीज बनेगी, मगर इस सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन खुद इतनी कम एनर्जी रखेगी कि वो बामर सीरीज की मिनिमम एनर्जी वाली लाइन से भी कम एनर्जी होगी उसके पास। हेंस ये सारे क्वांटा कौन से रीजन में आ जाते हैं? इंफ्रारेड रीजन में आ जाते हैं। एंड दिस इज द पाश्चन सीरीज। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से थर्ड पे आता है। इसी प्रकार से जब फोर्थ पे आता है तो ब्रैकेट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड में आती है। और जब फिफ्थ पे आता है तो फंड सीरीज, जब सिक्स्थ पे आता तो हम्फ्री सीरीज बन जाती, जब सेवेंथ पे आता तो उसके बाद भी एक सीरीज बनती। मतलब इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इनफाइनाइट है। चूंकि थ्योरेटिकली टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एटम में इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीरीज कितनी बन सकती है? इनफाइनाइट -1। वो आखिरी सीरीज इन्फिनिटी से इन्फिनिटी -1 पे आएगी ना भाई, वैसे तो वो इनफाइनाइट ही होगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ सीरीज थ्योरेटिकली कितनी होंगी? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। उसके बाद भी सीरीज होंगी खूब सारी, बल्कि इनफाइनाइट सीरीज बन सकती है, इन्फिनिटी -1 सीरीज बन सकती है, बिकॉज टोटल ऑर्बिट्स इनफाइनाइट है। बट ये शुरू की 5 सीरीज को ही देखा जाता है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। तो नाउ वी कैन से दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी सारी सीरीज क्यों बनती हैं? ये सीरीज अलग अलग रीजन में क्यों पाई जाती हैं? लाइमन सीरीज हायर एनर्जी साइड क्यों पाई जाती है? बामर सीरीज विजिबल रेंज में क्यों आती है? क्योंकि वो एनर्जी के गैप विजिबल लाइट के क्वांटा इमिट करते हैं। ये इंफ्रारेड के क्वांटा इमिट कर देंगे। इंफ्रारेड के बाद जो सीरीज बनेंगी वो इंफ्रारेड में आएंगी, फिर उसके बाद माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव, मगर वो सीरीज बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होती है। इवन लाइमन और बामर को ही पढ़ा जाता है, बाकी इनको भी नहीं पढ़ा जाता है। मैक्सिमम केस में तो लाइमन और बामर सीरीज को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर एटॉमिक थ्योरी, बल्कि इससे तो आप काफी सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है,
जब कोई इलेक्ट्रॉन पहले सेकंड ऑर्बिट पे आया तो सर उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट पे गया, तो जब वो सेकंड ऑर्बिट पे आया तो उसका वो तब कलर मीन्स विजिबल होगा उसको। अगर एक एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन सपोज फोर्थ ऑर्बिट पे था और फोर्थ ऑर्बिट से सपोज वो डायरेक्ट फर्स्ट पे आ जाता, तो स्क्रीन पर कितनी लाइन आती? एक आती। कौन से रीजन में? लाइमन में आती। लेकिन वो सपोज सेकंड पे आया फिर फर्स्ट पे आया, तो स्क्रीन पर कितनी लाइन्स आएंगी? दो आएंगी। उनमें से एक कहाँ आएगी? बामर में। और एक कहाँ आएगी? लाइमन। मतलब किसी एटम के स्पेक्ट्रम में हमेशा कौन सी लाइन है जो आएगी? आएगी लाइमन लाइन तो आएगी आएगी, भली बामर पार्शियल ब्रैकेट आए या ना आए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली फर्स्ट ऑर्बिट पे तो आना ही था, तो लाइमन लाइन तो आएगी ही। मगर ये बात है डायरेक्ट आ जाता तो ये लाइमन लाइन ये उधर आती कि इधर आती? इस तरफ आती। और अगर वो यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ आया तो ये लाइमन लाइन उधर आ जाएगी हायर वेवलेंथ साइड में, क्योंकि एनर्जी कम हो गई उसके पास। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेशनरी ऑर्बिट पे पहुंच चुका है, अब वो सारे पॉसिबल ट्रांजिशन कितने दे सकता है? सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फिफ्थ ऑर्बिट पे पहुंच चुका है, तो वो कुल कितनी लाइंस निकाल सकता है? ऑल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस स्क्रीन पर कितनी आ सकती हैं? द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल ऑन द स्क्रीन। एक तरीका तो सिंपल परम्यूटेशन निकालने का ये है कि पहले 5 से पहले 1 पे आने के सारे रास्ते खोज लो। 1 2 3 4, 1 पे आने के कितने रास्ते हैं? 4, 5 से। और 2 पे आने के कितने रास्ते हैं? 3। फिर 3 पे आने के कितने रास्ते होंगे? 2। और फिर 4 पे आने के कितने रास्ते होंगे? 1 और इनको जोड़ लो, 10 रास्ते हो गए। इनके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा, बिकॉज वो तो नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट पहुंचा देगा ना। सारे पॉसिबल रास्ते तो आपने खोज लिए। लेकिन अब ऐसे n अगर 25 है, 25th ऑर्बिट से वो आ रहा है, तो या तो क्या करो आप उल्टा जोड़ते जाओ ना। कहां से कहां तक? 24 से 1 तक। 24 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 19 ऐसे, और 1 तक। और नहीं तो ऐसा करो, 1 पे आने के सारे रास्ते कितने होंगे अगर ये nth ऑर्बिट था? n-1। 2 पे आने के कुल कितने रास्ते होंगे? n-2। 3 पे आने के कितने रास्ते होंगे? n-3 एंड सो ऑन अप टू कहां से कहां तक? n-1। टोटल रास्ते इतने होंगे ना। ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगी। तो इनको प्लस करते जाएं, सिंप्लीफाई कर लें तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या आती है? n इंटू n-1/2। द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दैट कैन बी इमिटेड फ्रॉम nth लेवल is n into n-1/2 when electron ultimately comes to the first orbit। इलेक्ट्रॉन अगर फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है किसी nth ऑर्बिट से, तो सारे पॉसिबल ट्रांजिशन n into n-1/2 होंगे। एक तरीका ये था, एक तरीका ये है। अब इसमें n की वैल्यू 5 रख दो। 10 आंसर नहीं आ रहा है क्या? n की वैल्यू 2 रख दो तो 1 आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से ही बस आ रहा है तो एक ही तो लाइन दे सकता है, 2 से 1। द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विल बी n into n-1/2। ठीक है।
तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आया। किसी क्वांटा की एनर्जी होती है इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, मतलब एक क्वांटा की एनर्जी उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ अगर हमारे पास में दो क्वांटा है और उनकी एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है तो उनके वेवलेंथ का डिफरेंस, गलत जवाब। अगर हमारे पास में दो क्वांटा है उनके एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है तो उनके वेवलेंथ का डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। डिफरेंस की बात है, मतलब वो इससे नहीं निकलेगा। अगर दो क्वांटा है उनके एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है तो उनके वेवलेंथ का डिफरेंस ज़्यादा होगा। उसको चाहो तो आप इससे कर लो कि एक तो आपके पास में E1 इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा 1 और इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा 2 था। अब आप E2 माइनस E1 कर लो तो वो Hc अपॉन लैम्डा 2 माइनस Hc अपॉन लैम्डा 1 आएगा। तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E Hc इंटू 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आएगा। और इससे एनालाइज करो कि एनर्जी गैप ज़्यादा होने पर वेवलेंथ का गैप भी ज़्यादा होता। या सिंपली एक बात मान लो, तुम्हारे पास में जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था वो कहाँ से कहाँ तक था? कॉस्मिक रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक। अब आप क्या सोचते हो, कॉस्मिक रेज की एनर्जी और रेडियो वेव्स की एनर्जी में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और उनके वेवलेंथ का डिफरेंस भी बहुत ही तो ज़्यादा है। जबकि अगर आप देखो कॉस्मिक रेज और गामा रेज के बीच में एनर्जी डिफरेंस और वेवलेंथ डिफरेंस भी, डिफरेंस की बात है तो वो बराबर चलेगा, इससे कंफ्यूज नहीं होने का। ऐसा मैंने क्यों बोला? जब स्क्रीन पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने बनाई लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज बनाने में क्या किया, स्क्रीन पर लाइमन सीरीज कैसी दिखेगी? बोले ऐसी दिखेगी, फटाक से ऐसी लाइंस बना दी पैरेलल। बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अपीयरेंस ऐसा नहीं होता स्क्रीन पर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है मगर उसका अपीयरेंस कैसा होता है, हाउ डज इट लुक्स लाइक? वो ऐसा नहीं होता है कि अपन ने फटाफट लाइन बना दी। लाइन तो होती है मगर ये लाइन कैसी होती है जी? पहले छोटी फिर बड़ी, मतलब ऐसी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा एग्जैक्टली, भली जल्दीबाजी में बना वैसा देते हैं। उसके लिए ये बताना जरूरी था कि एनर्जी गैप ज़्यादा होने पर वेवलेंथ का गैप ज़्यादा होता है। नाउ यहाँ देखिए, ये सपोज आपके पास स्क्रीन है, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब लाइमन सीरीज इस रीजन में इधर पाई जाएगी कि उधर पाई जाएगी? इस वाले रीजन में आएगी ना, क्योंकि लोअर वेवलेंथ रीजन है। अच्छा, लाइमन सीरीज की मिनिमम एनर्जी वाली लाइन ये है, लाइमन सीरीज की मिनिमम एनर्जी वाली लाइन ये है। इसकी एनर्जी सपोज यहां आती है, इसकी एनर्जी यहां आती है, तो लाइमन सीरीज की नेक्स्ट लाइन जो है वो ये है 3 से 1, उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो वेवलेंथ वाइज सपोज यहाँ आती है और इसकी वेवलेंथ में इतना गैप है और इसकी एनर्जी में इतना डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगली लाइन जो है लाइमन सीरीज की लाइमन सीरीज की फर्स्ट से सेकंड लाइन का एनर्जी गैप, सेकंड से जो थर्ड का गैप है वो कम है, इतना सा। सेकंड से जो थर्ड का गैप है एनर्जी का वो कम है, तो वो लाइन, थर्ड लाइन इतनी ही दूरी पर आएगी या इससे ज्यादा दूरी पे आएगी या पास आ जाएगी? ये बात समझे कुछ, कि जो लाइन फर्स्ट और सेकंड रहेंगी वो ज्यादा दूर रहेंगी, सेकंड से थर्ड पास आ जाएगी। अच्छा, थर्ड से फोर्थ का गैप तो और भी कम है, क्योंकि एनर्जी के जो गैप है सक्सेसिव ऑर्बिट्स तेजी से पास आते जाते हैं, बताया एनर्जी वाइज। हेंस थर्ड से फोर्थ लाइन और पास रहेगी, फोर्थ से फिफ्थ लाइन,
5th से 6th लाइन, और बाकी आगे की लाइंस तो इतनी पास हो जाएंगी कि आप उनको सेपरेट देख ही नहीं पाओगे, वो इतनी क्लोज हो जाएंगी, आगे की लाइन इतनी क्लोज हो जाएंगी कि दो लाइन के बीच में गैप दिखेगा ही नहीं। और वो कैसा दिखेंगे? बैंड कंटिन्यूअस दिखेगा, लेकिन है वो लाइन मगर वो इतनी पास है कि यू कैन नॉट रिजॉल्व देम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द स्क्रीन विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स विच बिकम्स क्लोजर टू ईच अदर फॉलोड बाय अ कंटिन्यूम। ऐसा दिखेगा, ऐसा थोड़ी दिखेगा। वो तो जल्दीबाजी में बना दिया वहां। बट लाइमन सीरीज ऑन द स्क्रीन विल अपीयर लाइक दिस, कि उसके शुरू की लाइंस थोड़ी सी गैप ठीक ठाक रखेंगी, लेकिन आगे की लाइंस इतनी पास हो चुकी होंगी कि वो क्लोज इतनी हो चुकी होंगी कि वो बैंड दिखाई देगा। एनी सीरीज ऑन द स्क्रीन विल अपीयर लाइक दिस, द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस विच बिकम्स क्लोजर टू ईच अदर फॉलोड बाय अ कंटिन्यूम। कहने को ये अभी भी लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम नहीं है, मगर ये एनर्जी के गैप इतने कम होते जा रहे हैं कि इनकी लाइनें बहुत क्लोज होती जाएंगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर ऐसा दिखाई देगा। ये लाइमन सीरीज है। अच्छा, एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है, स्क्रीन पर आपको जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखता है तो लाइमन सीरीज की शुरू की केवल 4 लाइनें ही दिखाई देती हैं, बल्कि 2-3 लाइनें ही। बाकी की लाइन इतनी क्लोज होती है कि वो बैंड दिखता है, केवल 4 लाइन छोड़ के। तो फिर क्या करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नॉर्मली देखने के बजाय माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप उनको थोड़ा दूर दिखा देता है, तो आगे की कुछ लाइन और दिख जाती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑन द स्क्रीन। अच्छा चलो, लाइमन सीरीज तो यहां है, बामर सीरीज कहां होगी? बामर सीरीज कहां होगी? ऑब्वियसली हायर वेवलेंथ साइड होगी। अच्छा, बामर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी, बामर सीरीज की जो, तो बामर सीरीज एक तो यहां होगी। अब बामर सीरीज को बनाने के लिए मैं क्या करूं? बामर सीरीज कैसी दिखाई देगी? है? पहली लाइनें क्लोज रहेंगी, फिर कहां? इधर, मतलब इधर क्लोज रखते हुए फिर इधर दूर करते जाओ, ऐसा इस तरफ दूर करते जाओ। मैं एक तरीका बताता हूं, आप उसका कारण बताना। आपको बामर सीरीज बनाना है, ये लाइमन सीरीज बनी हुई है, यहां से यहां तक लाइमन सीरीज है। आपको बामर सीरीज बनाना है। पहली बात तो वो यहां बनेगी, इधर नहीं बनेगी, क्योंकि वेवलेंथ इधर बढ़ रही है। बामर सीरीज बनाना है। इस सीरीज को फर्स्ट लाइन छोड़ के इतने पोर्शन को कॉपी करो, उठाओ और यहां पेस्ट कर दो। मैंने क्या किया, लाइमन सीरीज की पहली लाइन हटा दी, बाकी की लाइंस को कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। दिस इज बामर सीरीज। ऐसा क्यों? अगर आप यहां देखें तो लाइमन की फर्स्ट, बामर की फर्स्ट और सेकंड का जो गैप है, बामर की फर्स्ट और सेकंड का जो एनर्जी गैप है, वो लाइमन की सेकंड और थर्ड का गैप है। बात समझे? बामर की फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो एनर्जी गैप है वो लाइमन की सेकंड थर्ड का एनर्जी गैप, तो बाकी का गैप भी वैसे ही चलना है। ये बामर सीरीज। अच्छा, पाश्चन सीरीज बनाना हो तो इसको हटा के इसको यहां रख दो। कुछ समझे क्या? तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज बनाना है तो आगे की जो सीरीज आएंगी वो तो शुरू से ही इतनी क्लोज आएंगी। अच्छा, एक चालाकी और है, क्या कि किसी भी सीरीज में ना केवल लाइंस पास होती जाती हैं, किसी भी सीरीज में ना केवल लाइंस पास होती जाती हैं, बल्कि ये सीरीज भी पास होती जाती हैं, छोटी नहीं।
ये सीरीज भी पास आती जाती हैं। लाइमन और बामर सीरीज में इतना गैप है, बामर और पास्चन में गैप कम कर दिया। पास्चन और ब्रैकेट और क्लोजर रहेंगी। क्यों? मतलब स्क्रीन पर ये सीरीज भी क्लोज होती जाती है, क्योंकि एनर्जी के गैप कम होते जा रहे हैं ना। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज के इतना पास होगी कि फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज लगभग एक ही दिखाई देगी। हेंस आगे की जो सीरीज होंगी वो इतनी क्लोज रहेंगी कि वहां भी एक बैंड कंटिन्यूम दिखाई देगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर ऐसा दिखाई देगा, ना कि ऐसा। In any series, the lines becomes closer to each other, followed by a continuum, and this series will also becomes closer, followed by a continuum. फन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज इतनी क्लोज है तो उनको ऑब्जर्व कैसे किया बताया ना, माइक्रोस्कोप से करते हैं। हालांकि उनके आगे की सीरीज दिखाई नहीं देती हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मगर थ्योरेटिकली तो यहां से पता लग रहा है कि कितनी सीरीज होनी थी। So this will be the appearance of hydrogen spectrum on the screen because of this energy gaps। और एनर्जी के इन गैप्स के होने का कारण है एनर्जी के एक्सप्रेशन में उस n का स्क्वायर का आना। एनर्जी के गैप तेजी से कम होते हैं ये स्क्वायर के कारण। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। पैकेज आपको मिल गया है। पैकेज में अभी तक अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज से पीछे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम दी है उन सब में से अब आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज अब हमने काफ़ी थ्योरी पढ़ ली है कि आप पैकेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बिकॉज ये थ्योरी आपको तभी समझ में आएगी जब उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पीछे आंसर चेक करेंगे, यदि मैच करता है तो ठीक है, वरना एक अटेम्प्ट और देंगे कि कहाँ गलत कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे और फिर पूछेंगे यहाँ पर।